हे गाइस, दिस इज़ वर्षा एंड वेलकम टू वीएसपी क्लासेस। संधि के इस वीडियो में आज हम लोग विसर्ग संधि के बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि आप थंबनेल देख के आपको पता चल गया होगा कि आज हम लोग विसर्ग संधि के बारे में देखेंगे। देखिए, संधि का जो एक टॉपिक था इसको हमने 3 लेक्चर में कवर किया है। इसके पहले वाले वीडियोज़ में हमने स्वर संधि के बारे में, ठीक है, और व्यंजन संधि के बारे में बात करी थी। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर देख लीजिएगा। वैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक भी मिल जाएगा। पिछला वीडियो देखकर इतना ज़रूर मैं कह सकती हूँ कि आप एक्चुअल में संधि पहचान कैसे करनी है इसका आपको पता लग गया होगा। तो देखिए, संधि का ये 3 वीडियो देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि यहाँ संधि कौन सी है, यानी यहाँ दीर्घ संधि है या यहाँ स्वर संधि है या यहाँ व्यंजन संधि है या फिर यहाँ पे विसर्ग संधि, जो कि आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में जब हम क्वेश्चन आंसर का एक सेट करेंगे तो चीज़ें जो हैं वो और भी क्लियर होती चली जाएंगी। तो इसलिए वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि विसर्ग संधि होती क्या है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले विसर्ग के बारे में बात कर लेते हैं। विसर्ग देखिए, ये जो 2 बिंदी लगी रहती है इसको ही हम क्या कहते हैं, विसर्ग कहते हैं। ठीक है, जैसे अगर आप दुख लिखेंगे तो दुख लिखने में बीच में जो ये जो लग जाता है इसको हम क्या कहते हैं, विसर्ग कहते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ कहा गया है कि विसर्ग का स्वर या व्यंजन के साथ मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है कि विसर्ग के बाद यदि किसी स्वर अथवा व्यंजन के आने से, यानी स्वर भी आ सकता है विसर्ग के बाद और व्यंजन भी आ सकता है। ठीक है, इन दोनों के आने से विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे ही हम विसर्ग संधि कहते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पे निह प्लस चय, ठीक है, तो निह है और प्लस चय, यानी कि स्वर भी आ रहा है और व्यंजन भी आ रहा है। तो इस विसर्ग में जो परिवर्तन हुआ है, अब यहाँ देखिए ये विसर्ग क्या हो गया है, बड़ा सा बन गया है। ठीक है, तो बड़ा सा जब बन गया तो ये हो गया निश्चय, यानी कि विसर्ग में जो परिवर्तन हुआ, विसर्ग में जो विकार उत्पन्न हुआ है इसे ही हम विसर्ग संधि कहते हैं। ठीक है, इसी तरह देखिए तपह प्लस वन, अब ये विसर्ग जो है ये तपोवन में चेंज हो गया है। ठीक है, इतनी सी बात हो गई विसर्ग संधि के बारे में। सॉरी, ठीक है, चलिए अब हम नियमों पर चलते हैं कि किस नियम के आधार पर हम कैसे समझ जाएंगे कि ये विसर्ग संधि के बारे में बात करी जा रही है। ठीक है, तो आइए पहला नियम देखते हैं। नियम फर्स्ट है हमारा, विसर्ग के बाद। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ कहा जा रहा है विसर्ग के बाद यदि ता अथवा दंती सा आता हो तो विसर्ग का आधा दंती सा बन जाता है, जिसको आप लोग आधा छोटा सा कहते हैं। ठीक है, यानी नियम ये कह रहा है कि यदि विसर्ग के बाद, इतनी बातें याद रखिएगा कि विसर्ग के पहले की बात नहीं करी जा रही बल्कि विसर्ग के बाद की बात करी जा रही है। ठीक है, तो यदि विसर्ग के बाद ता आए या फिर सा आए तो विसर्ग का क्या बन जाता है, आधा छोटा सा या फिर आधा दंती सा बन जाता है। ठीक है, यानी कि जब ता सा आएगा तो आधा सा हो जाएगा। अब आइए देखते हैं कि होता कैसे है, थोड़ी सी इस एग्जाम्पल के माध्यम से इसको थोड़ा सा समझते हैं। देखिए यहाँ लिखा है नमः। ठीक है, अब हमारी शर्त क्या थी कि विसर्ग के बाद ये आना चाहिए दोनों वर्ण। ठीक है, तो विसर्ग के बाद नमः प्लस ते आया है। ठीक है, नियम क्या है कि ता या सा आए तो ये छोटा, आधा छोटा सा हो जाता है। ठीक है, तो देखिए ये विसर्ग जो है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आधा छोटा सा में। तो ये हमारा एक जो शब्द बनकर आ गया वो हो गया नमस्ते। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि बहुत ही सिंपल वे में आपने देखा कि विसर्ग जो है वो किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, किस में चेंज हो जा रहा है, आधा छोटा सा में। ठीक है, तो ये नियम देखिए कितने बेहतर तरीके से यहाँ पे फॉलो हो रहा है। इसी तरह हम दूसरे एग्जाम्पल को देखते हैं, निह। अब विसर्ग के बाद, तो विसर्ग के बाद क्या आ गया, छोटा सा आ गया। ठीक है, यानी दंती सा आ गया। तो जब विसर्ग के बाद दंती सा आ गया तो ये विसर्ग जो होगा वो आधा दंती सा यानी आधा छोटे सा में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हमारा जो एक शब्द बन गया वो बन गया निस्संतान।
ठीक है। ऐसा अगर कुछ आ जाए एग्जाम में तो आप समझ जाएंगे कि किसके बारे में बात करी जा रही है, विसर्ग के बारे में, क्योंकि विसर्ग जो है वो आधे छोटे सा में बदल गया है। ठीक है, आप 1 से 2 बार अगर वीडियो को देख लेंगे तो संधि तो मेरे को नहीं लगता है कि आपको संधि से जो क्वेश्चन बनकर आएंगे एग्जाम में वो कभी गलत हो पाएंगे। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, दुह प्लस साहस। ठीक है, आधा यानी कि यहाँ पे दंती सा आया है तो विसर्ग भी क्या हो जाएगा, आधा छोटा सा हो जाएगा। इस तरीके से ये जो शब्द बनकर आएगा आपके सामने वो हो जाएगा दुस्साहस। ठीक है, ये हम नियम नंबर 1 पे चल रहे थे, नियम 1 की बात कर रहे थे कि यदि विसर्ग के बाद ता और सा आए तो आधा छोटा सा हो जाता है। ठीक है, चलिए ये तो हो गई पहले नियम की बात। आइए अब हम नियम 2 की बात करते हैं। नियम 2 भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि चा, छा और शा हो, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, यदि चा, छा और शा हो तो विसर्ग का शा हो जाता है। ठीक है, विसर्ग का क्या हो जाता है, विसर्ग का शा हो जाता है। लेकिन कौन सा शाह होता है, तो ये कौन सा शाह हो जाएगा, तालव्य शाह, यानी कि तालु से जो निकलता है वो शाह, यानी बड़ा शाह हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए सिर्फ और सिर्फ इतनी बातें आपको याद रखनी है कि यदि चा, छा और तालव्य शाह आ जाए तो ये तीनों जो है तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, इन तीनों के बाद यानी कि विसर्ग के जगह पे क्या हो जाएगा, आधा बड़ा शाह हो जाएगा। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल्स को देखते हैं। निह हो गया और प्लस चल हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ बात की जा रही थी कि चा, छा और बड़ा शा, कुछ भी, ये तीनों में से कुछ भी आ जाए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमारा चा आ गया है। ठीक है, तो चा जो है, अब यहाँ कहा गया है कि विसर्ग जो है वो आधा बड़ा सा हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे कि विसर्ग का यहाँ पे चेंज हो गया है और ये आधा बड़ा सा हो गया और शब्द बनकर आ गया हमारे सामने निश्चल। ठीक है, ये कई बार ये निश्चल, दुशासन, ये एग्जाम में एज इट इज पूछ लिए गए हैं, ये ऐसे क्वेश्चन हैं। ठीक है, चलिए दूसरे एग्जाम्पल पे हम चलेंगे तो दुह। ठीक है, दुह प्लस शासन, तो देखिए यहाँ भी बड़ा सा आ गया और नियम भी यही कह रहा है कि चा, छा और बड़ा सा आना चाहिए। ठीक है, तो जब बड़ा सा दूसरे में आ गया तो हम विसर्ग के स्थान पे क्या कर देंगे, आधा बड़ा सा कर देंगे, तो ये विसर्ग के स्थान पर आधा बड़ा सा में ये कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो शब्द बन गया वो है दुशासन। ठीक है, इसी तरह निह प्लस छल। अब देखिए तीनों का एग्जाम्पल आपको मिल गया, चा का भी मिल गया, शा का भी मिल गया और छा का भी मिल गया। ठीक है, और तीनों की जगह पे जो बनकर आए हैं नए नए शब्द वो क्या है, आधा बड़ा शा। ठीक है, तो निह प्लस छल, तो ये जो छा आ गया है तो ये विसर्ग जो है वो आधे बड़े शा में कन्वर्ट हो जाएगा और शब्द बनकर आपके सामने क्या आ जाएगा, निश्चल। ठीक है, ये हो गई बात कि चा, छा और शा हो तो विसर्ग का क्या हो जाता है, शा हो जाएगा। इसमें जो विकार होगा, जो परिवर्तन होगा वो आपको विसर्ग में ही देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नियम की बात करते हैं। नियम 3 क्या कह रहा है कि विसर्ग के बाद, इतना ध्यान रखिएगा कि विसर्ग के बाद कहा जा रहा है, ना कि विसर्ग के पहले की बात। ठीक है, तो यहाँ कहा जा रहा है विसर्ग के बाद यदि का और खा आ जाए, टा और ठा आ जाए और पा और फा आ जाए। ठीक है, इनमें से यदि कोई वर्ण हो तो विसर्ग का क्या हो जाता है, शा हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ कहा जा रहा है, देखिए का खा आ सकता है, ठीक है, टा ठा आ सकता है या फिर पा और फा आ सकता है, तो विसर्ग के स्थान पर मूर्धन्य शा हो जाएगा। ठीक है, आधा शा होगा। ठीक है, चलिए देखिए का, खा, टा, ठा और पा, फा यदि आएगा तो इसका आधा मूर्धन्य सा हो जाएगा। अब कैसे होगा, आइए ये देख लेते हैं। देखिए यहाँ लिखा गया है चतुह। ठीक है, लेकिन बात क्या की गई थी कि विसर्ग के बाद। ठीक है, तो हम विसर्ग के बाद देखेंगे क्या क्या आना चाहिए, का, खा, टा, ठा और पा, फा। अब देखिए यहाँ पे हमें पा हमारा मिल गया। ठीक है, चतुह प्लस पाद। ठीक है, तो अब हमें जब हमारा पा मिल गया तो यहाँ पे नियम में क्या कहा गया है कि पा अगर मिल गया तो यहाँ विसर्ग में क्या परिवर्तन होगा कि विसर्ग आधा मूर्धन्य शा बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से एक जो शब्द आपके सामने आ गया, देखिए विसर्ग यहाँ पे आधा मूर्धन्य शा में कन्वर्ट हो गया है, ये आप देख पा रहे होंगे। तो ये जो शब्द बन गया वो है
चतुष्पाद। ठीक है, आप देखिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि संधि पढ़ते पढ़ते आप वर्तनी शुद्धिकरण भी कर सकते हैं। आपको पता चल गया होगा कि चतुष्पाद कैसे लिखा जाता है। ठीक है, ऐसे नहीं, आधा छोटा सा नहीं लिखा जाएगा चतुष्पाद में। क्लियर। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। निह यानी विसर्ग के बाद क्या आ गया, फा आ गया। यहाँ बात भी करी जा रही है तो फा के स्थान पर क्या हो जाएगा, आधा खट्टी सा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देख पा रहे होंगे कि विसर्ग जो होगा वो परिवर्तन इसमें हो जाएगा और ये हो जाएगा निष्फल। ठीक है, इसी तरह निह प्लस कलंक। ठीक है, विसर्ग के बाद क्या आ गया, का या खा आना चाहिए था, तो यहाँ पे का आ गया। ठीक है, तो जब यहाँ का आ गया तो ये विसर्ग किस में बदल जाएगा, ये आधा मूर्धन्य श में बदल जाएगा। तो एक जो शब्द हमारे सामने आ गया वो है निष्कलंक। ठीक है, तो ये बात हो गई नियम 3 की। नियम 3 में सिर्फ इतनी बातें याद रखिए, का खा आए, टा ठा आए और पा और फा आए। कब आए, विसर्ग के बाद यदि आए तो विसर्ग के स्थान पर आधा मूर्धन्य सा हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चौथा नियम क्या कह रहा है कि विसर्ग के बाद देखिए वापस एक ऐसा नियम है कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अभी हमने सेम यही मिलता जुलता पढ़ा है कि का खा और पा फा होने पर विसर्ग में परिवर्तन हो जाता था, लेकिन वहां पे एक और शर्त थी, क्या, टा और ठा भी रहता था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो बात करी जा रही है, विसर्ग के बाद यदि का खा और पा फा हो, ठीक है, तो विसर्ग में नो चेंजेस, कोई चेंज नहीं होगा। कहाँ, क्यों नहीं होगा, किस शर्त पे, जब विसर्ग के बाद का और खा यदि हो और फिर पा और फा हो। ठीक है, ऐसी स्थिति में विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आइए देखते हैं कैसे नहीं होगा। देखिए यहाँ लिखा है विसर्ग के बाद अंतः हो गया, अंतः विसर्ग के बाद प्लस क्या होगा, करण। ठीक है, तो का की बात करी जा रही है तो का हमारा आ गया। ठीक है, इस स्थिति में कहा गया है कि विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, नो चेंज होगा। ठीक है, तो देखिए अंतःकरण एज इट इज आपके सामने लिख दिया गया है। ठीक है, इसमें ना तो विसर्ग में कोई परिवर्तन हुआ, ना तो हमारा आगे और पीछे के वर्णों में कोई परिवर्तन हुआ। ठीक है, यानी यहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं होगा यदि का खा और पा फा के बाद विसर्ग होगा। ठीक है, चलिए इसी तरह प्रातः काल, प्रातः काल में विसर्ग के बाद का आ गया है तो इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई चेंज नहीं होगा, इसलिए ये प्रातः काल सेम जैसे लिखा हुआ है वैसे लिखा जाएगा। ठीक है, इसी तरह अंतःपुर। ठीक है, अंतःपुर में अब देखिए यहाँ पे पा आ गया और नियम भी यही है कि पा और फा में से कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो ये भी ऐसे ही लिख दिया गया है अंतःपुर। फिर है रजह कड़, यहाँ पे भी का आ गया तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो विसर्ग जैसा था वैसे ही उठाकर रख दिया गया है। ठीक है, ये तो बात हो गई नियम 4 की। चलिए आगे बात करते हैं। नियम 5 क्या कह रहा है कि विसर्ग से पहले, अभी तक जितने भी हमने नियम पढ़ा था उसमें था कि विसर्ग के बाद, ये एक ऐसा नियम आ गया अब कि इसमें बात करी जा रही है कि विसर्ग से पहले। ठीक है, विसर्ग से पहले यदि छोटा आ बड़ा आ को छोड़कर, ध्यान से सुनिएगा इस नियम को, कहा गया है कि छोटा आ और बड़ा आ को छोड़कर कोई भी स्वर हो। बहुत इंपॉर्टेंट नियम है और बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आता। ठीक है, देखिए विसर्ग से पहले की बात करी जा रही है और स्वरों में छोटा आ और बड़ा आ को छोड़कर कोई भी स्वर हो तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, र हो जाएगा। ठीक है, कैसे होगा, देखिए छोटा आ बड़ा आ को छोड़कर, इन दोनों को छोड़कर यदि विसर्ग से पहले कोई भी स्वर हो तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, र हो जाएगा। आइए देखते हैं कैसे होगा। देखिए यहाँ पे है निह और हमें क्या कहा गया है कि विसर्ग से पहले छोटा आ बड़ा आ को छोड़कर, तो यहाँ पे निह आ गया तो छोटा आ बड़ा तो यहाँ आया नहीं है। ठीक है, उसके बाद कोई स्वर हो तो विसर्ग का रा हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे यहाँ जो विसर्ग है ये रा में कन्वर्ट हो जाएगा और ये एक जो शब्द बन जाएगा वो है निराहार। क्लियर हो गई बात, यानी विसर्ग जो है होगा वो किस में परिवर्तित हो जाएगा, रा में परिवर्तित हो जाएगा। और आपने देखा कि यहाँ विसर्ग हो गया है परिवर्तन विसर्ग में। ठीक है, इसी तरह निह प्लस आशा। अब निह के बाद विसर्ग से पहले क्या आ गया, छोटा आ बड़ा तो आया नहीं है। ठीक है, और उसके बाद क्या आ गया, विसर्ग जो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा रा में। ठीक है, तो विसर्ग का रा हो जाएगा और यहाँ शब्द बन जाएगा निराशा। ठीक है, इसी तरह निह प्लस धन।
ठीक है, उसका हो जाएगा निर्धन, यानी विसर्ग जो है वो रा में बदल गया है, तो ये एक शब्द जो बन गया वो हो गया निर्धन। ठीक है, यानी विसर्ग से पहले छोटा आ बड़ा आ को छोड़कर यदि कोई भी स्वर आए तो विसर्ग का परिवर्तन किसमें हो जाएगा, रा में हो जाएगा। इतनी सी बात खाली इस नियम में आपको याद रखनी है। लेकिन याद क्या रखनी है, सबसे जरूरी बात जो है वो विसर्ग से पहले की है। ठीक है, और स्वरों में भी छोटा आ और बड़ा आ को छोड़कर। तो ये बात हो गई विसर्ग संधि के बारे में। ठीक है, विसर्ग संधि किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या है, इसके नियमों की बात हमने कर ली और प्लस उदाहरण यानी कि एग्जाम्पल्स भी देख लिया है। ठीक है, अब आगे हम क्वेश्चन पे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वाला जो वीडियो विसर्ग संधि का है ये भी आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, और आज के बाद अगर संधि से कोई क्वेश्चन आएगा तो वो गलत नहीं होगा। ठीक है, तो इसके साथ ही साथ एक और बात मैं आपको बता देना चाहती हूँ, यूपी जूनियर हाई स्कूल की जो एक टीचर वैकेंसी आई है 2021 में, उसकी डेट आ गई है, एग्जाम की डेट उसकी आ गई है। इसके पहले मैंने उस पर वीडियो बना दिया है कि इसमें जो है पेपर का स्तर क्या होगा, ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि क्या है। ठीक है, तो लिखित परीक्षा की तिथि आ गई है आपकी, जो है 18 अप्रैल को। ठीक है, 18 अप्रैल को आपकी लिखित परीक्षा की डेट आ गई है। ठीक है, तो टाइम बहुत कम टाइम बचा हुआ है। ठीक है, विज्ञापन जारी हो गया है, और संपूर्ण जानकारी के लिए आप वो वाला वीडियो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसकी लिंक भी मिल जाएगी। तो अभी तुरंत से ही उसकी तैयारी शुरू कर दीजिए। तो जिसका हिंदी का सब्जेक्ट है, इस चैनल पे आप जुड़ जाएंगे तो आपको बेहतर तैयारी मिल सकती है। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।